मैं प्रेमचंद पांडे, टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी सूरजगढ़। आपको ज्ञात है कि टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी के द्वारा लगातार ऑनलाइन क्लासेस लगाई जा रही हैं, जो इस लॉकडाउन में बच्चों के लाभार्थ हेतु ऑनलाइन क्लासेस लगाई जा रही हैं। इसमें हमारे कुशल अनुभवी प्रबुद्ध शिक्षकों के द्वारा शिक्षण कार्य जारी किया जा रहा है। आप हमारे वीडियोज को नियमित रूप से देखें, इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज हम आपको वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता के बारे में बताएंगे। इसे मानते हैं कि कैपिटल आर त्रिज्या की एक वृत्ताकार कुंडली है, जिसके अक्ष पर इसके केंद्र से x दूरी पर स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी है। माना कैपिटल आर त्रिज्या की एक वृत्ताकार कुंडली है, जिसमें प्रवाहित I धारा प्रवाहित हो रही है, जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। इसके अक्ष पर केंद्र O से x दूरी पर स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी है। चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। आर त्रिज्या की एक वृत्ताकार कुंडली लेते हैं। कुंडली का तल YZ तल में, कुंडली YZ तल में स्थित है। कुंडली YZ तल में स्थित है। अगर हम किसी कुंडली को वृत्ताकार रूप में दर्शाते हैं, जिसका केंद्र O है, अब अगर इसका तल हम x y अक्ष लेते हैं, तो इसके अक्ष की दिशा इसके लंबवत होगी, जिससे हम इस ब्लैकबोर्ड के तल के लंबवत कोई रेखा नहीं खींच पाते हैं। अतः कुंडली को YZ तल में लेते हैं, तो इस तरह से कैपिटल आर त्रिज्या की, यहां कैपिटल आर त्रिज्या की एक वृत्ताकार कुंडली लेते हैं। इसका केंद्र O है। इसमें वामावर्त दिशा में I धारा प्रवाहित हो रही है। इसके केंद्र O से x दूरी पर तथा इसके अक्ष पर इस वृत्ताकार कुंडली के केंद्र O से x दूरी पर तथा इसके अक्ष पर कोई बिंदु P स्थित है,
जिस पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी है। इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करने के लिए इस पूरे धारावाही कुंडली को कई अल्पांश में विभाजित करते हैं, जिसमें इसके ऊपरी शीर्ष पर, इसके परिधि पर एक अल्पांश dl लेते हैं। इस अल्पांश dl के मध्य बिंदु से बिंदु P की दूरी स्मॉल r है। अब इसमें देखते हैं कि इसको इस अल्पांश dl से इस बिंदु P को मिलाते हैं तो इस मिलाने वाली रेखा R इस dl पर लंबवत होती है, अर्थात यहां जो एंगल बनता है थीटा, ये 90 डिग्री होता है। और इस धारावाही अल्पांश dl के कारण बिंदु P पर चूंकि क्षेत्र दिशा अल्पांश dl से P को मिलाने वाली रेखा के तल के लंबवत दिशा में होती है, तो यहां चूंकि क्षेत्र दिशा इसके तल के लंबवत दिशा में लेते हैं, तो चूंकि क्षेत्र दिशा इसके तल के लंबवत लेते हैं, जिसका मान dv है। अब इस धारावाही अल्पांश dl के कारण इस बिंदु P पर चूंकि क्षेत्र का मान ज्ञात करते हैं, जिसे बायो-सावर्ट के नियम से ज्ञात करते हैं। इसी प्रकार इसके व्यासतः अभिमुख एक दूसरा अल्पांश लेते हैं और इस अल्पांश dl से इस बिंदु P को मिलाते हैं। बिंदु P से इसको मिलाने वाली, इस अल्पांश को मिलाने वाली रेखा की दूरी भी r होती है। तो इस तरह से यहां इसको जब ऊपरी सिरे से मिलाते हैं तो बिंदु P को मिलाने वाली रेखा का इस क्षैतिज रेखा OP के साथ झुकाव कोण अल्फा होता है। इसी प्रकार इसके व्यासतः अभिमुख दूसरे अल्पांश dl से P को मिलाने वाली रेखा का क्षैतिज से झुकाव भी अल्फा होता है, तथा इस धारावाही अल्पांश dl के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अल्पांश dl से P को मिलाने वाली रेखा के तल के लंबवत दिशा में, अर्थात dv की दिशा इस तरफ होती है। यहां यह देखते हैं कि दोनों धारावाही अल्पांशों के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण तो समान होते हैं, जबकि दिशाएं अलग अलग होती हैं। इसलिए बिंदु P पर परिणामी तीव्रता ज्ञात करने के लिए चुंबकीय क्षेत्र dv को दो घटकों में विभाजित करते हैं। तो एक घटक इसका क्षैतिज और दूसरा ऊर्ध्व घटक प्राप्त होता है। इस तरफ क्षैतिज घटक का मान dv cos अल्फा, लेकिन यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि चूंकि क्षेत्र दिशा dv इसको अल्पांश dl से P को मिलाने वाली रेखा r के अभिलंबवत होती है, तो ये पूरा एंगल यहां से यहां तक 90 डिग्री होगा। इस पूरे एंगल का मान 90 होता है। उस 90 डिग्री एंगल में से इस अल्फा एंगल को अगर निकालते हैं तो ये एंगल 20 का, क्योंकि ये नीचे का एंगल अल्फा है
इसलिए ए एंगल 90 माइनस अल्फा होगा, और पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक 90 होता है, और उस 90 में से 90 माइनस अल्फा को अगर निकालते हैं तो ए एंगल जो शेष बचता है इसकी वैल्यू भी अल्फा होगी, तो यह एंगल भी अल्फा होगा। यानी ये एंगल अल्फा है तो यह एंगल भी अल्फा होगा। अब यहाँ देखते हैं कि जब यह एंगल अल्फा है तो यह ऊर्ध्व घटक इस dB के साथ अल्फा कोण बनाता है, अतः इस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र का जो मान होगा ए dB कोस अल्फा, या इसको हम मोड dB के प्लेस पर dB में लिख सकते हैं, तो ये वैल्यू इसकी हो जाएगी dB कोस अल्फा। इसी तरह से ये क्षैतिज घटक इसकी वैल्यू हो जाएगी dB साइन अल्फा, और उसी प्रकार इस dB नीचे जो dB दिशा है, इस dB को भी अगर दो घटक में बांटते हैं, एक घटक ऊर्ध्व घटक होगा, दूसरा क्षैतिज। अगर यह कोण अल्फा है तो यह कोण भी अल्फा होगा, और इस तरह dB को दो घटक बांटते हैं तो एक घटक इसका dB साइन अल्फा, यह ऊर्ध्व घटक dB कोस अल्फा, और क्षैतिज घटक dB साइन अल्फा होता है। तो इस कुंडली पर, इसके परिधि पर, इस कुंडली के परिधि पर लिए गए एक धारावाही अल्पांश युग्म के कारण, जिसमें एक धारावाही अल्पांश dl जो इसके ऊपरी सिरे पर दर्शाया गया है, और दूसरा अल्पांश इसके व्यासतः अभिमुख नीचे दर्शाया गया है। तो इस अल्पांश युग्म, धारावाही अल्पांश युग्म dl के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र के जो ऊर्ध्व घटक हैं dB कोस अल्फा, ऊर्ध्व घटक dB कोस अल्फा ये बराबर और विपरीत होने से एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, केवल क्षैतिज घटक ही कार्य करते हैं, अर्थात dB साइन अल्फा यही घटक कार्य करेंगे जो एक दिशा में होने से आपस में जुड़ जाते हैं। इसी प्रकार इस वृत्ताकार कुंडली पर अन्य अल्पांश युग्मों के कारण भी यह सत्यापित किया जा सकता है, यह सिद्ध किया जा सकता है कि इस वृत्ताकार कुंडली पर स्थित अन्य सभी अल्पांश युग्मों के कारण भी P पर चुंबकीय क्षेत्र के ऊर्ध्व घटक बराबर और विपरीत होने से निरस्त हो जाएंगे, जबकि क्षैतिज घटक एक दिशा में होने से आपस में जुड़ जाएंगे। इस तरह बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान केवल क्षैतिज घटक dB साइन अल्फा के कारण ही होता है। तो इसका डायग्राम हो गया यहाँ पे। अब इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का ज्ञात करने के लिए इस धारावाही कुंडली को कई अल्पांशों में विभाजित करते हैं। इस वृत्ताकार कुंडली पर एक अल्पांश dl लेते हैं। P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए पूरे कुंडली को, पूरे वृत्ताकार कुंडली को कई अल्पांशों में विभाजित करते हैं, कुंडली पर एक अल्पांश, इस पर एक धारावाही अल्पांश dl लेते हैं, जिसके कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता
का मान बायो सावर्ट के नियमानुसार बायो सावर्ट के नियमानुसार बायो सावर्ट के नियमानुसार dV इज इक्वल म्यू नॉट बाई 4 पाई आई dl साइन थीटा बाई r स्क्वायर होता है। dl अल्पांश है, I इस dl में प्रवाहित धारा है, थीटा अल्पांश dl से बिंदु P को मिलाने वाली रेखा का इस अल्पांश dl के साथ झुकाव कोण है, r इस अल्पांश dl से बिंदु P के बीच की दूरी है। किंतु यहाँ हमें देखते हैं कि अल्पांश dl से P को मिलाने वाली रेखा r इस dl पे अभिलंबवत होती है, इसलिए थीटा का मान 90 होगा। तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए एक धारावाही अल्पांश dl के कारण P पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का मान dV इज इक्वल म्यू नॉट बाई 4 पाई आई dl बाई r स्क्वायर होता है। यहाँ थीटा का मान 90 होने से साइन 90 वैल्यू बन जाती है, तो dV इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई dl बाई r स्क्वायर हो गया। ये समीकरण 1 है। इसी प्रकार इसके व्यास्तः इसके इस अल्पांश dl के व्यास्तः अभिमुख एक अन्य अल्पांश dl लेते हैं। इस dl के कारण भी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र दिशा dV होती है। P पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा dl से अल्पांश dl से P को मिलाने वाली रेखा के तल के लंबवत होती है, तो इस तरह इस धारावाही अल्पांश dl के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र दिशा अल्पांश dl से P को मिलाने वाली रेखा r के तल के अभिलंबवत दिशा में होती है। इस चुंबकीय क्षेत्र dV को यहाँ पे हम दो घटक में बांटते हैं। इसके लिए इस अल्पांश dl के व्यास्तः मुख एक अल्पांश dl लेते हैं। अब अल्पांश dl के व्यास्तः अभिमुख इस अल्पांश dl के सामने व्यास पर ही एक अल्पांश dl लेते हैं। dl के व्यास्तः अभिमुख एक अन्य अल्पांश dl लेते हैं। जिसके कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान dV होता है तथा इसकी दिशा भी अल्पांश dl से P को मिलाने वाली रेखा के तल के दिशा भी dl से P को मिलाने वाली रेखा के तल के अभिलंबवत होती है। तो इस तरह देखते हैं कि एक धारावाही अल्पांश युग्म के कारण P पर चुंबकीय क्षेत्र के ऊर्ध्व घटक इस
तरफ बिंदु P पर परिणामी तीव्रता ज्ञात करने के लिए इस चुंबकीय क्षेत्र dV को दो घटकों में विभाजित करते हैं। यहां ये देखते हैं कि इस तरह दोनों अल्पांशों के कारण P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान समान जबकि दिशाएं भिन्न हैं। अतः P पर परिणामी तीव्रता ज्ञात करने के लिए परिणामी तीव्रता ज्ञात करने के लिए dV को दो घटकों में विभाजित करते हैं। dV को दो घटकों में विभाजित करते हैं तो dV cos अल्फा एवं dV sin अल्फा घटक प्राप्त होते हैं। जिसमें ऊर्ध्व घटक dV cos अल्फा बराबर व विपरीत होने से निरस्त हो जाते हैं। केवल क्षैतिज घटक कार्य करते हैं। केवल क्षैतिज घटक कार्य करते हैं। इस तरह बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता केवल क्षैतिज घटक के कारण होती है। इसी प्रकार इस कुंडली पर स्थित अन्य अल्पांश युग्मों के कारण इसी प्रकार कुंडली पर स्थित अन्य अल्पांश युग्मों के कारण P पर चुंबकीय क्षेत्र के ऊर्ध्व घटक बराबर व विपरीत होने से निरस्त हो जाते हैं। केवल क्षैतिज घटक कार्य करते हैं। केवल क्षैतिज घटक कार्य करते हैं। इस तरह बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का मान क्षैतिज घटकों के योग के बराबर होता है। अतः संपूर्ण वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के कारण संपूर्ण वृत्ताकार धारावाही
वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण बिंदु P पर संपूर्ण वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान B इज इक्वल, इस समीकरण 1 का समाकलन कर लेते हैं, जिसकी लिमिट 0 से 2 पाई आर लेते हैं, क्योंकि इसकी पूरी परिधि 2 पाई आर होती है। तो समीकरण 1 का समाकलन करने पर B इज इक्वल म्यू नोट बाई 4 पाई I बाई आर स्क्वायर। यहाँ I व आर स्क्वायर को बाहर ले लेते हैं, क्योंकि यह नियत मान है, और शेष बचा BL, जिसका 0 से 2 पाई आर लिमिट लेकर के समाकलन करते हैं। लेकिन यहां हमें देखते हैं कि संपूर्ण वृत्ताकार कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र जो तीव्रता होती है संपूर्ण वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का मान संपूर्ण सभी अल्पांशों के कारण बिंदु P पर क्षैतिज घटकों के योग के बराबर होता है। यानी B इज इक्वल इंटीग्रल 0 to 2 पाई r dV साइन अल्फा, क्योंकि एक अल्पांश के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान dV साइन अल्फा है। इस तरह इस कुंडली पर उपस्थित सभी धारावाही अल्पांश के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान dV साइन अल्फा घटकों के योग के बराबर होता है। अब यहाँ समीकरण 1 से dV का मान रखते हैं। समीकरण 1 से dV का मान रखने पर समीकरण 1 से dV का मान रखते हैं, तो B इज इक्वल इंटीग्रल 0 से 2 पाई r म्यू नोट बाई 4 पाई I dl बाई r स्क्वायर साइन अल्फा। अब यहां पे ज्यामिति से देखते हैं तो यहां एक राइट एंगल बनता है, तो इस ज्यामिति के अकॉर्डिंग अगर साइन अल्फा की वैल्यू लेते हैं तो साइन अल्फा इज इक्वल ए परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, यानी लंब बाई कर्ण, इसकी वैल्यू आती है कैपिटल R बाई स्मॉल r। इस तरह से B इज इक्वल इंटीग्रल 0 to 2 पाई r म्यू नोट बाई 4 पाई I dl बाई r स्क्वायर इंटू कैपिटल R बाई स्मॉल r, या B इज इक्वल, अब इस क्वांटिटी को बाहर लेते हैं तो म्यू नोट बाई 4 पाई म्यू नोट बाई 4 पाई I r बाई r क्यूब, और इंटीग्रल इसकी बात है dl 0 से 2 पाई r। इस तरह चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का मान B इज इक्वल म्यू नोट बाई 4 पाई I r बाई स्मॉल r क्यूब dl का समाकलन करते हैं, जिसकी वैल्यू L होगी, जिसकी लिमिट लेते हैं 0 से 2 पाई r। एक बार L के प्लेस पे इसकी अपर लिमिट 2 पाई r रखते हैं, एक बार लोअर लिमिट रखते हैं जिसकी मान 0 हो जाती है। तो इस तरह से इसके अक्ष पर इसकी केंद्र से S दूरी पर स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का मान B इज इक्वल म्यू नोट बाई 4 पाई I कैपिटल R बाई R क्यूब इंटू 2 पाई R होता है। या यहां से इसकी वैल्यू लिख लेते हैं B
इज इक्वल म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 पाई आई आर स्क्वायर बाई आर क्यू। अब यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके अगर देखें, ये लंब यहाँ पे समकोण त्रिभुज बन रहा है, इसका लंब कैपिटल आर और कर्ण स्मॉल आर और आधार की वैल्यू इसकी एक्स है। तो यहां से हम देख सकते हैं चित्रानुसार स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। तो पाइथागोरस प्रमेय से स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, लंब का वर्ग कर्ण का वर्ग आर स्क्वायर इक्वल टू लंब का वर्ग आर स्क्वायर प्लस आधार का वर्ग एस स्क्वायर के इक्वल होता है, या आर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर पूरे का पावर 1/2 प्राप्त होता है। इस तरह यहाँ पे इसकी वैल्यू रखते हैं तो b इज इक्वल म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 पाई आई आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर पूरे का पावर 3/2 होता है। इस तरह देखते हैं कि बिंदु P पर चूंकि क्षेत्र तीव्रता का मान म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 पाई आई आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर पूरे का पावर 3/2 होता है। ये तो इस कुंडली में एक फेरे का चूंकि क्षेत्र तीव्रता है। अगर इस कुंडली में कुल फेरों की संख्या कैपिटल एन ले लिया जाए तो एन फेरों के कारण तथा एन फेरों के कुंडली में एन फेरों के कारण बिंदु P पर चूंकि क्षेत्र तीव्रता B इज इक्वल म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 पाई आई आर स्क्वायर, यहाँ एन से मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 पाई एन आई आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर पूरे का पावर 3/2 होता है। तो एक तो इसका फार्मूला इस फॉर्म में प्राप्त होता है। अगर हम यहां से 2 पाई इसको कैंसिल कर देते हैं तो 2 पाई से इसको कैंसिल कर देने पर या इसकी वैल्यू b इज इक्वल म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर बाई 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर पावर 3/2 होता है। यह समीकरण 3 के रूप में प्राप्त होता है। यहां पर कैपिटल एन इस कुंडली में कुल फेरों की संख्या है, आई इस कुंडली में प्रवाहित धारा है, आर इस कुंडली की त्रिज्या है, एक्स इस कुंडली के केंद्र से इसके अक्ष पर स्थित बिंदु P की दूरी है। तो एन आई आर एक्स का मान ज्ञात होने से इस सूत्र से चूंकि क्षेत्र तीव्रता का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब इसमें हम देखते हैं कि इसके यहां हम देखते हैं कि दूरी x का मान बढ़ने से b के मान में कमी आती है। तो जैसे जैसे दूरी x का मान बढ़ाते हैं वैसे वैसे चूंकि क्षेत्र तीव्रता में कमी आती है। तो इसमें चूंकि क्षेत्र तीव्रता और दूरी x के बीच ग्राफ खींचते हैं। ग्राफ खींचने से देखते हैं यहां दूरी x को x अक्ष पर और चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता b को y अक्ष पर लेकर के ग्राफ खींचते हैं। तो इसका ग्राफ
निम्न प्रकार से प्राप्त होता है। दूरी x को एक्स पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता v को y को लेकर ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ इस तरह से प्राप्त होता है। इसमें देखते हैं कि जब x का मान 0 होता है, अगर इसमें x का मान 0 है तो यह बिंदु x का मान 0 होने पर यह बिंदु केंद्र पर होता है और केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता सर्वाधिक होती है, बी मैक्सिमम। और जैसे जैसे केंद्र से दूर चलते हैं वैसे वैसे तीव्रता के मान में कमी आती है। और इस तरह दूरी और तीव्रता के बीच ग्राफ खींचने से ये जो वक्र प्राप्त होता है, इस वक्र पर दो बिंदु P व Q इस प्रकार प्राप्त होते हैं। इस वक्र पर दो बिंदु P व Q इस प्रकार प्राप्त होते हैं जिन पर नक्ष परिवर्तन शून्य होता है, अर्थात जिन पर वक्रता शून्य होती है। और यह बिंदु इस कुंडली के केंद्र से त्रिज्या r के आधी दूरी पर प्राप्त होते हैं, अर्थात इस केंद्र O से यहां पे देखा गया है कि x प्लस माइनस r/2 दूरी पर दूरी x और तीव्रता v के बीच ग्राफ खींचने से इस वक्र पर दो बिंदु P और Q प्राप्त होते हैं जो x प्लस माइनस r/2 दूरी पर प्राप्त होते हैं, यानी x प्लस r/2 तथा x माइनस r/2, यानी r/2 दूरी कुंडली के केंद्र से r/2 दूरी दाईं ओर r/2 दूरी बाईं ओर, यानी इस त्रिज्या के आधी दूरी दाईं ओर और बाईं ओर r/2 दूरी पर ये P और Q दो बिंदु ऐसे प्राप्त होते हैं जिन पर नक्ष परिवर्तन शून्य होता है, इसीलिए इन बिंदुओं को नक्ष परिवर्तन बिंदु कहते हैं। तो इन बिंदुओं को हम बोलते हैं नक्ष परिवर्तन बिंदु, नक्ष परिवर्तन बिंदु। अर्थात दूरी x और चूंकि क्षेत्र तीव्रता v के बीच ग्राफ खींचने से प्राप्त वक्र पर दो बिंदु P व Q इस तरह प्राप्त होते हैं जो कुंडली के केंद्र से x प्लस माइनस r/2 दूरी पर स्थित होते हैं और इन बिंदुओं पर नक्ष परिवर्तन का मान शून्य होता है, या ऐसे कहें कि इन बिंदुओं पर वक्रता शून्य होती है, इसीलिए इन बिंदुओं को नक्ष परिवर्तन बिंदु कहते हैं। तो मैं आज की क्लास यहीं पे बंद करता हूं और इसमें स्थितियों के बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।